सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आपका अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बात करते हैं आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हम विवादित जो तथ्य जो होते हैं, विवादक जो तथ्य जो होते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास भी हमारी इनके ऊपर ही थी। आइए उसको आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए। आशा आपको सब समझ में आएगा। विवादक तथ्य फैक्ट इन इशू का सीधा सा मतलब है वे मुख्य बातें जिन पर अदालत में झगड़ा या विवाद होता है। दो पक्षों में जिन बात को लेके अदालत में झगड़ा या विवाद होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? विवादक तथ्य कहते हैं भाई। ठीक है। मुकदमे में जो विवादक जो तथ्य होता है ये रीढ़ की हड्डी होती है। विवादक तथ्य पर भी क्या है, कोई मुकदमा होता है। मुकदमे में फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि मुख्य बातें साबित हुई या नहीं। अगर ये साबित हो गई तो आरोपी दोषी हो जाता है, अगर नहीं होती तो आरोपी को रिहाई मिल जाती है। ठीक है। उदाहरण देखते हैं हत्या का मामला भाई, अभियोजन पक्ष का भाई। ठीक है। जब किसी पर हत्या का आरोप लगता है तो अदालत यह देखती है कि क्या ये तीन चीजें साबित हो रही हैं। तीन चीज कौन सी? क्या सच में खै मर चुका है, मौत का सबूत। तो अदालत ये देखेगी क्या सच में जो है खै मर चुका है। बात नंबर 2, क्या कै ने ही उसे चोट पहुंचाई जिसकी वजह से खै की मौत हुई। तो कार्य का संबंध देखा जाएगा। पहला तो सबूत यानी कि मौत का सबूत, दूसरा है कार्य का संबंध कि किसने कार्य किया जिससे उसकी मौत हुई। तो क्या कै ने चोट पहुंचाई जिससे खै की क्या हो गई, मौत हो गई। फिर बात नंबर 3 है आपराधिक मनशिस्ती यानी कि इरादा। कै ने यह काम जानबूझकर यानी कि इरादे के साथ किया था, यानी कि आपराधिक मनशिस्ती से। ठीक है। तो ये तीन चीजें अदालत देखती है भाई। ठीक है। तो क्या मौत हो गई, क्या मौत का सबूत है, कार्य का संबंध और आपराधिक मनशिस्ती। ठीक है। ये तीनों बातें विवादक जो तथ्य हैं, क्योंकि इन्हीं पर पूरी सुनवाई टिकी होती है। ठीक है। बचाव पक्ष भाई, बचाव पक्ष क्या है? यानी कि डिफेंस। अब क्या कहता है कि उसने हत्या तो की लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था भाई, क्योंकि उसने अचानक गुस्सा आया था या उस वक्त उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ठीक है। तो क्या बोलता है कि उसने हत्या तो की है लेकिन क्या है, उसका इरादा गलत नहीं था, उसे अचानक गुस्सा आया था या उसे गुस्सा दिलाया गया था। ठीक है। उस वक्त उसका दिमाग क्या है, काम नहीं कर रहा था। अब अदालत के सामने एक नया विवादक तथ्य आ गया भाई। क्या आ गया नया विवादक तथ्य? क्या कै उस समय मानसिक रूप से स्थिर था या नहीं। आ गया ना नया विवादित तथ्य। और मानसिक विकृचित धारा 22 जो कहाँ पे है, BNS में, भारतीय न्याय संहिता। अदालत अब यह तय करेगी कि क्या कै का यह बचाव सच है या नहीं। क्योंकि कै का दोष या निर्दोषिता इसी बात पर निर्भर करती है, इसलिए यह भी एक क्या विवादित तथ्य बन गया। ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। विवादक तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, यह साक्ष्य की परिभाषा है। तो विवादक तथ्य क्या है भाई? साक्ष्य की ही भाषा है। सॉरी, परिभाषा बोल गए थे। साक्ष्य की ही क्या है, भाषा है। इसका संबंध इस बात से है कि अदालत में क्या साबित करना है। ठीक है। परिभाषा में ये वे मुख्य बातें हैं जिन्हें साबित करने के लिए मुकदमा लड़ा जा रहा है। अगर ये साबित हो गई तो फैसला एक पक्ष में होगा, नहीं हुई तो दूसरे पक्ष में हुई। ठीक है। उदाहरण देखते हैं। कै ने खै की हत्या की। यहां कै का हत्या करना एक क्या है, विवादक तथ्य है। ठीक है।
धारा क्या है इसकी? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में इसकी परिभाषा दी गई थी। ठीक है, लेकिन जो नया जो हमारे पास साक्ष्य अधिनियम जो है 2023, तो इसमें जो विवादक जो तथ्य जो है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वर्तमान में, तो ये जो पुराना जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में, तो इसकी परिभाषा कहाँ पे दी गई थी? धारा 3 में। लेकिन जो 2023 का जो साक्ष्य अधिनियम है, इसमें इसकी परिभाषा कहाँ पे दी गई है? धारा 2 की उपधारा 1 का खंड क्या है? 6। ठीक है, इसमें विवादक तथ्य की परिभाषा दी गई है। तथ्य के विवादक यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता। तो तथ्य के विवादक क्या है? यह प्रक्रिया की भाषा है। इसका संबंध इस बात से है कि अदालत में क्या बहस होगी भाई। ठीक है, तो तथ्य के विवादक एक तो है विवादक तथ्य जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 की उपधारा 1 का भाग 6 में दी गई है, खंड 6 में दी गई है। और एक है तथ्य के विवादक, ये सिविल प्रक्रिया संहिता में दी गई है कि अदालत में क्या बहस होगी भैया। परिभाषा, जब वादी कोई बात कहता है और प्रतिवादी उसे नकार देता है, तो जो मतभेद पैदा होता है उसे अदालत तथ्य के विवादक के रूप में लिखती है कि ये जो तथ्य है विवादक है। यह एक सूची की तरह है जिस पर जज फैसला सुनाएंगे। ठीक है, नियम सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 1 का उप नियम 5 के तहत जज वाद पत्र और लिखित बयान पढ़ने के बाद यह विवादक तैयार करते हैं। ठीक है, तात्विक प्रतिपादना क्या है? ठीक है, तो तात्विक प्रतिपादना क्या है? आपने जो अंत में पूछा वह महत्वपूर्ण है। अदालत का काम होता है तात्विक प्रतिपादनाओं को खोजना। ठीक है, सरल अर्थ में अगर बात करें तो ये वे आधारभूत बातें हैं जिनके बिना वादी का केस नहीं बनता भाई, या प्रतिवादी का बचाव पूरा नहीं होता भाई। तो ये वो आधारभूत बातें हैं तात्विक प्रतिपादना, ये वो आधारभूत क्या है बातें हैं जिनके बिना वादी जो वाद कर रहा है वादी का केस नहीं बनता, और जो प्रतिवादी जो डिफेंस है, ठीक है, उसका बचाव पूरा नहीं होता। अगर आप किसी से पैसा वसूलने का केस कर रहे हैं तो पैसा उधार देना और समय पर वापस न मिलना आपकी तात्विक प्रतिपादनाएं हैं भाई। ठीक, अगर आप इनमें से कोई एक भी बात साबित नहीं कर पाते तो आपका केस कमजोर हो जाता है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। आसान शब्दों में अगर बात करें हम तो एक तो है विवादक तथ्य, यह आपकी पहेली का मुख्य हिस्सा है जिसे आपको सुलझाना है, जैसे कै ने ख को मारा। ठीक है, सुसंगत तथ्य, ये पहेली के वे छोटे छोटे टुकड़े हैं जो यह बताते हैं कि मुख्य घटना कैसे हुई भाई। ये खुद केस का फैसला नहीं होते, लेकिन ये सबूत का काम करते हैं जिसे जज साहब मुख्य बात तक पहुंचता है। ठीक है, तो सुसंगत तथ्य वो तथ्य हैं यानी कि जो एक तो होता तात्विक प्रतिपादना और एक होता है तथ्य के विवादक भाई। ठीक है, तो विवादक जो तथ्य जो है ये वह अपनी पहली या मुख्य हिस्सा है जिसे आपको सुलझाना है, जैसे कै ने ख को मारा, क्यों मारा, कहाँ मारा, ये बात भाई। और सुसंगत तथ्य, ये
जो पहली है, पहली के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो यह बताते हैं कि मुख्य घटना कैसे हुई थी भाई, इनको बोलते हैं सुसंगत तथ्य। ये खुद केस का फैसला नहीं होते, लेकिन ये सबूत का काम करते हैं जिससे जज साहब मुख्य बात तक पहुंच सकते हैं भाई। मान लीजिए एक मर्डर हुआ भाई, मुख्य सवाल है विवादक तथ्य। ठीक है, मर्डर हो गया, ये क्या है, मुख्य सवाल विवादक तथ्य। क्या कै ने ख को मारा, ठीक है, क्या मारा भाई, तो विवादक तथ्य है भैया। अब सुसंगत तथ्य कौन से हो गए, वे छोटी बातें होंगी जो इस मुख्य सवाल की तरफ इशारा करती हैं। कौन कौन सी छोटी बातें, घटना से ठीक पहले कै को ख के साथ झगड़ा करते देखा गया था, तो ये सुसंगत तथ्य है भाई। कै के पास से ख का खून लगा हुआ चक्कू मिला, ये भी सुसंगत तथ्य है। घटना के समय कै का फोन उस जगह की लोकेशन दिखा रहा था जहां पे लाश मिली थी। ये तीनों बातें खुद मर्डर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सुसंगत हैं क्योंकि ये साबित करने में मदद करती हैं कि कै ही क्या है, दोषी है। ठीक है, अब धारा का खेल देखते हैं भाई क्या है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 से 55 तक यही बताती है कि कौन सी बात सुसंगत मानी जाएगी और कौन सी नहीं भाई। सरल भाषा में अदालत तभी किसी बात को सुनती है अगर वह इन धाराओं के दायरे में आती है। अगर कोई ऐसी बात है जिसका केस से कोई लेना देना नहीं है, जैसे मर्डर करते समय कै ने कौन सा रंग की टी शर्ट पहनी थी, जिसका केस से कोई मतलब नहीं है, तो उसे अदालत असंगत मानकर हटा देगी। ठीक है, आगे चर्चा। विवादक तथ्य वह प्रश्न जिसका उत्तर अदालत को देना है, क्या अपराध हुआ। सुसंगत तथ्य वे सुराग जो प्रश्न का उत्तर देने में मदद करते हैं भाई। ठीक है, एक सवाल आपके लिए, अगर किसी चोरी के केस में चोर चोरी करके भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, तो आप किसे विवादित तथ्य कहेंगे और किसे सुसंगत तथ्य कहेंगे। तो विवादित जो तथ्य जो है वो तो सीधी बात है, चोरी की, चोरी की है या नहीं की, फिर वो चोर क्या है, घर से भागा, सीसीटीवी में कैद हुआ है, तो ये सुसंगत तथ्य हो गया। डिटेक्टिव केस की तरह समझते हैं। आपका मुख्य सवाल है विवादक तथ्य, यह है क्या ख ने ख के पक्ष में वह परनोट यानी कि लिखी पढ़ी का कागज साइन किया था या नहीं। तो ख जो था, ख ने क के पक्ष में वो लिखित पढ़ी यानी कि जो परनोट जो है वो साइन किया था, ये है या नहीं। ख कहता है कि मैंने कोई साइन नहीं किए, क कहता है कि किया था। ठीक है, तो ये क्या विवादक तथ्य है। अब अदालत ये कैसे पता लगाएगी कौन सच बोल रहा है। यहाँ काम आते हैं सुसंगत तथ्य। ये वे सबूत या परिस्थितियां हैं जो मुख्य बात यानी कि परनोट का निष्पादन को सच या झूठ साबित करने में मदद करती हैं भाई। आइए देखते हैं 4 उदाहरण। पैसे की जरूरत भाई, अगर ख को उस समय पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो यह बात दावे को मजबूत बनाती है कि उसने शायद कैसे उधार लिया। यह एक सुसंगत बात है भाई, सुसंगत तथ्य हो गया कि अगर उस समय उसको पैसे की जरूरत थी तो उसने हो सकता भी लिया होगा। पुराना कर्ज चुकाना, बात नंबर, अगर परनोट लिखने के ठीक बाद ख कहीं से पैसा लाकर अपना पुराना कर्ज चुका देता है, तो सवाल उठता है कि अरे अभी तो इसके पास पैसे नहीं थे, अचानक कहां से आए। यह घटना इस बात की तरफ इशारा करती है कि उसे कहीं से शायद कैसे पैसे मिले थे। ठीक है, बात नंबर 3, पड़ोसी से कबूलना। अगर ख ने अपने पड़ोसी को खुद बताया था कि मैंने कैसे उधार लिया है, तो यह सबसे बड़ा सबूत है भाई। यह सुसंगत है क्योंकि यह सीधे तौर पर ख ने उस दावे को गलत साबित करता है। ख
कि उस दावे को गलत साबित करता है जहां वह कहता है कि उसने साइन नहीं किए भाई। ठीक है भाई। पैसे मांगने पर जवाब देना भाई। जब कै ने पैसे मांगे और खै ने मना करने के बजाय समय मांगा कि थोड़े दिन और रुक जाओ, तो यह व्यवहार साबित करता है कि उसे पता था कि उसे पैसे लौटाने, वरना वह सीधे कहता कि मैंने तो कोई पर नोट साइन ही नहीं किया, मैं क्यों लौटाऊं। ठीक है। तो ये क्या है, सभी सुसंगत तथ्य हैं। विवादक तथ्य। अदालत के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कै ने ही खै की हत्या की। पूरे मुकदमे का सार जोर इसी बात को है, हाँ या ना, हत्या की या नहीं। ठीक है। और हत्या की या नहीं की, ये क्या है भाई, विवादक तथ्य साबित करने पर है। सुसंगत तथ्य। अब जज साहब ये कैसे तय करेंगे कि कै ही दोषी है। वे उन 7 सुरागों यानी सुसंगत तथ्यों को देखेंगे जो अभियोजन ने पेश किया है, जो सरकारी वकील ने पेश किया है, और उसकी चयन बनाकर देखेंगे। कै ने खै की हत्या कर दी भाई। ठीक है। अब जज साहब को कैसे पता, जज साहब तो ये क्या हो गया, हत्या की है या नहीं की, ये विवादक तथ्य बन गया। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है मैंने हत्या नहीं की, तो अब कैसे पता चलेगा। तो अभियोजन पक्ष जो है, सरकारी वकील जो है, वो क्या करेगा, सबूत पेश करेगा, सुराग पे पेश करेगा, और उन्हीं को जोड़ के क्या चैन बनाई जाएगी। तो अब जज साहब क्या देखेंगे, पहले देखेंगे मकसद कै का। अवैध संबंध का होना यह बताता है कि कै के पास खै को मारने का कारण था। ठीक है। यानी कि कै का जो है, खै का अवैध संबंध था किससे, जो कै की जो पत्नी थी उससे। ठीक है। तो एक तो ये कारण बन गया सीधा सीधा कि अवैध संबंध है, और कै को पता चल गया था, इसलिए खै को मारा। मौजूदगी। खै का कै के घर से निकलते देखना यह दिखाता है कि दोनों के बीच कोई बातचीत या टकराव हुआ होगा। ठीक है। तो खै का कै के घर से निकलना, अब कै है वो, खै जो है वो कैसे कै के घर से निकला है, तो कै ने क्या किया है, उसका विरोध किया होगा, बातचीत हुई, टकराव हुआ होगा, तो ये मौजूदगी भी दिखा रही है कि ये हो सकता है इसने किया हो काम। तैयारी भाई। खुला चक्कू चक्कू लेकर गुस्से में जाना यह दिखाता है कि वह इरादे के साथ गया था। ठीक है। अब कै जो है वो सीधा खुला चक्कू लेके गया, किसके घर पे, कै के घर पे। ठीक है। तो ये दिखाता है कि वो खुले इरादे के साथ गया था। धमकी। गै से बदला लेने की बात कहना इसके उसके इरादे को पक्का करता है। अब कोई गै नाम का व्यक्ति है, उससे ये बोलता है कि मैं जो है खै से बदला लूंगा भाई। ठीक है। तो ये उसके इरादे को पक्का करता है कि वो धमकी दिए तो इसका मतलब लेगा। गवाह और सबूत भाई। खून से सने कपड़े सबसे बड़ा सबूत है भाई, और उसका घटना से सीधा संबंध है कि खून की जो कै जो है उसके खून से सने क्या है, कपड़े मिले। भागना भाई। अपराध के बाद फरार होना अक्सर डर या जुर्म कबूलने का संकेत माना जाता है। ठीक है। अगर अपराध करके भागा है कै, तो ये माना गया कि हाँ उसने जुर्म किया होगा, तभी तो वो डर के भागा है। जुर्म कबूलना भाई। गै ने खुद यह कहा कि उसने हत्या की है, यह तो सीधे तौर पर अपना अपराध मानना है। अब गै ये बोल दे कि मेरे को बोल रहा था कि ऐसे ऐसे सॉरी, ये खै को मारने के लिए बोल रहा, तो इसने मार दिया होगा। ठीक है। और गै से वो कबूल ही गया कि मैं हत्या करूंगा। ठीक है। तो इन सभी कड़ियों को जोड़ के जज साहब क्या करेंगे, केस पर पहुंचेंगे। आइए आगे चर्चा करते हैं। तो ये सभी सुसंगत तथ्य हैं। आपराधिक मामले में आरोप ही सब कुछ है। क्या है, आपराधिक मामले यानी कि जो आपराधिक मामले होते हैं उसमें आरोप ही सब कुछ है। आपराधिक मामलों में कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनानी पड़ती। यहाँ पुलिस या अभियोजन पक्ष जो आरोप पत्र, चार्जशीट बोलते हैं जिसको, कोर्ट में देता है, वही क्या है, विवादक तथ्य बन जाता है। ठीक है।
उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? कै पर ख की हत्या का आरोप है, तो जज साहब सीधे पूछेंगे क्या तुमने ख को मारा है? अगर वो ये बोल दे कि मैंने नहीं मारा, तो विवादक तथ्य बन गया, वहीं पे साबित करो। यही यही आरोप तय कर देता है कि किस यह आरोप तय कर देता है कि केस किस बारे में है। अगर अभियोजन ने कहा हत्या, तो विवादक तथ्य सिर्फ हत्या के इर्द गिर्द घूमेगा भाई। यहाँ चार्ज यानी कि आरोप ही विवादक तथ्य का काम करता है। ठीक है, अगर अभियोजन ने कहा कि हत्या, तो विवादक तथ्य सिर्फ हत्या के इर्द गिर्द घूमेगा। यहाँ चार्ज यानी कि आरोप ही क्या है? विवादक तथ्य का काम करता है। दीवान, ये कौन से मामलों में? आपराधिक मामलों में। लेकिन दीवानी मामलों में क्या? विवादकों की विरचना। दीवानी मुकदमों जैसे जमीन का विवाद, पैसे की वसूली में कहानी थोड़ी लंबी होती है। यहाँ जज साहब को मेहनत करनी पड़ती है कि मुख्य झगड़ा क्या है। इसे आदेश सीपीसी का आदेश 14 के तहत समझते हैं सिविल मामले में। चरण 1 हुई, पहले है वादी, अपनी बात लिखता है भाई, वाद पत्र। ठीक है भाई। फिर प्रतिवादी आएगा यानी कि डिफेंडर, उसका जवाब देता है भाई, यानी कि लिखित कथन उसका जवाब दे दिया भाई। फिर नंबर 3 चरण, अब जज दोनों के कागज पढ़ते हैं और देखते हैं कि वादी ने क्या कहा और प्रतिवादी ने उसे कहाँ कहाँ नकारा। ठीक है भाई। बात नंबर 4, जो बातें वादी कह रहा है और प्रतिवादी मना कर रहा है, जज साहब उन पर सवाल लिख देते हैं। ठीक है। उदाहरण सवाल नंबर 1, क्या कै ने ख को 10 लाख दिए? वादी कहता हाँ, प्रतिवादी कहता नहीं। सवाल नंबर 2, क्या समय सीमा खत्म हो गई? यह लिखित सवाल विवादक कहलाते हैं भाई। इन सवालों के जवाब मिलने पर ही केस का फैसला होता है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। तो आपराधिक मामलों में क्या है? आरोप जो है, आरोप ही क्या है? यानी कि चार्जशीट ही क्या है? विवादक तथ्य है। और इसमें जो है ये सवाल जवाब होते हैं, सवाल जवाब ही क्या है? विवादक कहलाते हैं भाई। ठीक है, लिखित जो सवाल जो है वो क्या है? विवादक कहलाते हैं। आइए आगे बात करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड झ में उपधारणा कर सकेगा। अब बात करते हैं हम उपधारणा कर सकेगा। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड क्या है? झ बताता है कि उपधारणा कर सकेगा के बारे में बताया गया। इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। उपधारणा कर सकेगा का अर्थ क्या है? यह न्यायालय के लिए एक विकल्प या छूट है। उपधारणा कर सकेगा क्या है? न्यायालय के लिए एक विकल्प या छूट है। इसका मतलब यह है कि अगर कानून कहता है कि कोर्ट किसी बात की उपधारणा कर सकेगा, तो जज साहब के पास 2 रास्ते होते हैं। अगर कानून ये कहता है कि कोर्ट किसी बात की उपधारणा कर सकेगा, तो जज साहब के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता कौन सा है? मान लेना। जज उस तथ्य को साबित मान सकते हैं। ठीक है, जब तक कि दूसरा पक्ष यह साबित न कर दे कि वह गलत है। तो उपधारणा कर सकेगा का मतलब है, तो इसके पास जज साहब के पास 2 रास्ते आ जाते हैं। एक तो वो मान लेंगे भाई कि जब तक दूसरा पक्ष ये साबित नहीं कर दे कि ये गलत है, उससे बेटर सबूत नहीं लेके आ जाए, तब तक जज साहब ये मान लेंगे कि ये साबित मान सकते हैं भाई। ठीक है, सबूत मांगना भाई, जज दूसरा विकल्प कौन सा? सबूत मांगना। जज साहब कह सकते हैं कि मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं, आप इसके लिए और सबूत लेकर आइए। 2 विकल्प होते हैं, जज साहब मान भी लेते हैं। उपधारणा का मतलब मान लेना और दूसरा सबूत मांगना भी। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी पुराने दस्तावेज के बारे में कानून कहता है कि कोर्ट इसकी उपधारणा कर सकेगा भाई कि यह क्या है? असली है। ठीक है भाई। जज साहब का पहला रास्ता क्या होगा? जज साहब उसे बिना किसी और सबूत के असली मान लेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, मान लिया। दूसरा रास्ता, जज साहब का दूसरा रास्ता क्या होगा? अगर जज साहब को थोड़ा भी शक हुआ तो वो कहेंगे मैं इसे ऐसे नहीं मानूंगा। ठीक है, आप इसके गवाह लाओ
या इसे साबित करने का कोई और तरीका दिखाओ। ठीक है, तो उपधारणा कर सकेगा का मतलब यह है भाई, दो रास्ते होते हैं इसमें, मान लेना या सबूत लेके आओ। खास बात यह अनिवार्य नहीं है भाई। ठीक है, इसमें कोर्ट बाध्य नहीं है, जज साहब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके फैसला ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, न्यायालय बाध्य नहीं है। ठीक है, जज साहब अपनी बुद्धि का फायदा इस्तेमाल करके फैसला ले सकते हैं, वो सबूत मंगाएं या उसी को माने। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अदालती कार्रवाई को तेज और आसान बनाना है, ताकि हर छोटी बात के लिए सालों तक गवाही न देनी पड़े। ठीक है, ना साबित हुई। अब ना साबित क्या है? अगर जज साहब किसी बात को मान लेते हैं तो भी दूसरा पक्ष उसे गलत साबित करने के लिए सबूत दे सकता है। ठीक है, अगर जज साहब ने कोई बात मान ली तो भी क्या है, दूसरा पक्ष उसको ना साबित करने, उसको गलत साबित करने के लिए सबूत दे सकता है। ठीक है, जिसे ही बोलते हैं ना साबित पे। आइए आगे ना साबित पर हम चर्चा करते हैं। उपधारणा का सरल मतलब है, कानून का सामान्य नियम है, जो दावा करता है उसे सबूत देना होगा। अगर आप किसी पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो आपको साबित करना होगा कि उसने चोरी की है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें इतनी स्पष्ट और तर्कसंगत होती हैं कि कोर्ट को हर छोटी बात साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोर्ट अपने अनुभवों और तर्क के आधार पर यह मान लेती है कि ऐसा हुआ होगा। इसी मान लेने की उपधारणा कहते हैं। ठीक है, यह काम कैसे करता है भाई? उपधारणा का आधार इंसानी अनुभव और प्राकृतिक नियम है। प्राकृतिक नियम क्या है भाई उपधारणा की? जैसे दिन के बाद रात उगती है, अगर कोई कहे कि सूरज डूबने के बाद भी दोपहर जैसी रोशनी थी तो हम उसे नहीं मानेंगे। यह एक प्राकृतिक उपधारणा है। ठीक है, मानवीय अनुभव, अगर किसी के पास चोरी हुई चीज तुरंत बाद मिल जाए तो हमारा दिमाग कहेगा कि हो न हो यही चोर है भाई। यह क्या है? तार्किक उपधारणा है। ठीक है, तो एक तो प्राकृतिक, एक तो इंसानी अनुभव है, प्राकृतिक अनुभव है। ठीक है, तो तथ्य देखे जाते हैं। आपके उदाहरण से समझते हैं। घड़ी वाला मामला, राम की घड़ी खोई और श्याम के पास तुरंत मिल गई भाई। कोर्ट यह मान सकती है, उपधारणा कर सकती है कि श्याम ही क्या है, चोर है, या उसे पता है कि वह चोरी की है भाई, या उसे पता है कि यह चोरी की है। अब श्याम को सफाई देनी होगी कि वह घड़ी कहां से मिली भाई। ठीक है, डाक वाला मामला, अगर आपने सही पते पर चिट्ठी पोस्ट की है, लगा लो आप चिट्ठी पोस्ट कर रहे हैं, तो सही पते पर अगर आप चिट्ठी पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सही पते पे आपने चिट्ठी क्या कर दी है, पोस्ट कर दी है। ठीक है, तो कोर्ट मान लेगी कि वह पाने वाले तक पहुंच गई होगी। लगा लो आप कहीं पे चिट्ठी पोस्ट कर रहे हैं, तो आप ये मान लेंगे कि आपने चिट्ठी अगर डोल में डाल दी तो सीधा वो पाने वाले तक पहुंच जाएगी। आपको हर बार डाकिए की गवाही लेनी नहीं पड़ेगी भाई। परनोट उधार का मामला भाई, अगर बै ने परनोट यानी कि कागज पर साइन करना स्वीकार कर लिया तो कोर्ट ये मान लेगी कि उसने पैसे भी लिए होंगे, क्योंकि बिना पैसे कोई परनोट पर साइन नहीं करता। तो अदालत इसमें यह मान लेगी कि उसने क्या है, परनोट पर साइन किए हैं, तो उसने पैसे भी लिए होंगे और पैसे वापस देने पड़ेंगे। आगे चर्चा करते हैं। इसका फायदा क्या है? अगर कोर्ट हर छोटी बात, तो उपधारणा का फायदा क्या है? उपधारणा का फायदा यह है, उपधारणा कर सकेगी का फायदा क्या है? अगर कोर्ट हर छोटी बात, जैसे कि डाक पहुंची या नहीं, या परनोट के पीछे पैसे का लेना देना हुआ या नहीं, के लिए सबूत मांगती रही, तो मामले में सालों साल लग जाएंगे भाई। उपधारणा कोर्ट की कार्रवाई को तेज और सरल बनाती है। ठीक है, तो यह फायदा है इसका। उपधारणा को दो हिस्सों में बांटा गया है। इसे ऐसे समझेगी, एक कोर्ट अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा कानून की किताब का भाई। ठीक है, तथ्य की उपधारणा क्या है भैया?
तथ्य की उपधारणा के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसे प्राकृतिक उपधारणा भी कहते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से इंसानी अनुभव और तर्क पर आधारित है। तो तथ्य की उपधारणा जो है वो क्या है? तथ्य की उपधारणा प्राकृतिक उपधारणा भी कहते हैं हम इसको, क्योंकि यह पूरी तरह से इंसानी अनुभव और तर्क पर आधारित है। क्या है भाई ये तथ्य की उपधारणा? इसमें जज अपनी बुद्धि, तजुर्बे और सामान्य समझ से क्या करते हैं भाई? तो इसमें क्या है? इसमें जज साहब अपनी बुद्धि, अनुभव और सामान्य समझ से अनुमान लगाते हैं। किसमें? जो तथ्य की जो है उपधारणा, इसमें कैसे काम करती है? अगर कोई घटना घटी है तो उसके पीछे क्या हो सकता है, जज साहब ये खुद सोचते हैं। यह अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो ये अनिवार्य नहीं है भाई कि कैसे काम करती है। अगर कौन सी तथ्य की उपधारणा कि अगर कोई घटना घटी है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, जज साहब ये खुद सोचते हैं, यह अनिवार्य नहीं। उदाहरण देखते हैं। अभी जो हमने घड़ी वाला उदाहरण देखा, अगर चोरी की घड़ी किसी के पास तुरंत मिल जाए तो जज साहब का क्या, हमारा क्या लॉजिक होगा? अगर चोरी की घड़ी इसके पास मिली है तो इसने ही की चोरी। तो जज साहब तर्क यानी कि लॉजिक लगाते हैं कि लगता है इसी ने चोरी की है भाई। यह जज साहब का अपना निष्कर्ष है भाई। तो ये है तथ्य की उपधारणा। विधि की उपधारणा क्या है भैया? विधि की उपधारणा यानी कि विधि क्या बोलेगी, इसे कानूनी उपधारणा कहते हैं, क्योंकि यह जज साहब अपनी मर्जी नहीं चलाते। यहाँ पे जो विधि में लिखा वही माना जाएगा, बल्कि कानून उन्हें निर्देश देता है। किसको निर्देश देता है? जज साहब को निर्देश देता है कि उन्हें क्या मानकर चलना चाहिए। क्या है भैया? कानून खुद कहता है कि अदालत को यह बात सच माननी ही होगी, ठीक है। तो विधि की उपधारणा में कानून खुद कहता है कि अदालत को, जज साहब को यह बात माननी ही पड़ेगी, अदालत को यह बात सच माननी ही होगी। कैसे काम करती है भैया? यह कोई तर्क या संदेह नहीं चलता। तो विधि की उपधारणा में यहाँ पे कोई तर्क और संदेह नहीं चलता। अगर कानून ने कह दिया कि ऐसा मानो तो जज साहब को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जज साहब को वैसा ही मानना पड़ेगा जैसे कानून में लिखा है, ठीक है। अब जो धारा हमने धारा 22 की बात की थी, उसमें भारतीय न्याय संहिता में उसमें लिखा था अगर विकृचित कोई व्यक्ति है तो उस पर क्या है, वो सुरक्षा कवच मिलता है उसको। तो वो कानून में है, वो जज साहब को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। कैसे काम करती है वही ये हमने देख लिया, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कानून कहता है कि किसी सरकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए दस्तावेज को हमेशा सही माना जाएगा, ठीक है। तो कानून कहता है किसी सरकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए दस्तावेज को हमेशा सही माना जाएगा। अब जज साहब यहाँ अपना तर्क नहीं लगाएंगे कि क्या यह सही है या गलत। कानून ने कहा है तो जज साहब इसे सही मानेंगे भाई, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। तथ्य की उपधारणा को समझने के लिए बस सामान्य बुद्धि और अनुभव को याद रखना, ठीक है। जैसे आपने लिखा, ये उपधारणाएं प्रकृति के नियम और इंसानी अनुभवों से पैदा होती हैं। इन्हें प्राकृतिक उपधारणाएं भी कहते हैं भाई। क्यों? क्योंकि कानून हर स्थिति के लिए नियम नहीं बना सकता भाई, और तथ्य की उपधारणा ये मामले को तेजी से सुलझाने के लिए होती है। इसीलिए वह जज साहब पर छोड़ देता है कि वे अपने दिमाग और अनुभव का उपयोग करके स्थिति को समझ सकें कि क्या मामला, कि कोई केस आया तो इसमें क्या हुआ होगा। यह तथ्य की उपधारणा। खंडनीय भाई, तो ये खंडनीय हो सकती है। आइए देखते हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि खंडनीय होती है भाई, इसका मतलब है कि अदालत ने कोई अनुमान लगाया, जैसे कि श्याम चोर है, तो श्याम के पास मौका है कि वह सबूत देकर क्या करे भाई, साबित कर दे कि नहीं मैं चोर नहीं हूं। तो इसको खंडन किया जा सकता भी तथ्य की उपधारणा, ठीक है। मेरे पास घड़ी किसी और तरीके से आई है,
यानी इस अनुमान को तोड़ा जा सकता है भाई। अधिनियम की धाराओं को सरल करना भाई, आइए देखते हैं। धारा 89 भाई, दस्तावेज के बारे में। अगर कोई पुराना दस्तावेज 30 साल से अधिक पुराना है, सही कस्टडी से मिला है भाई, तो जज साहब मान सकते हैं कि वह असली है। यह इंसानी अनुभव है कि कोई फर्जी कागज इतने सालों तक संभाल कर नहीं रखता। ठीक है भाई, तो इंसानी अनुभव है भाई। ये धारा 89 में है दस्तावेज के बारे में। धारा 92 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भाई। इसी तरह आधुनिक समय में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लेकर भी जज साहब अपना विवेक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड 6 में उपधारणा कर सकेगा, यानी कि जज साहब मान सकेंगे। ठीक है, का मतलब बहुत ही सरल है। उपधारणा कर सकेगा का सीधा मतलब है जज साहब की मर्जी या विवेक। जब कानून किसी बात के लिए यह कहे कि कोर्ट उपधारणा कर सकेगा, तो इसका मतलब है कि कोर्ट के पास दो रास्ते खुल जाते हैं। मान लेना, कोर्ट उस बात को साबित मान लेगी और आगे बढ़ेगी। सबूत मांगना, अगर जज साहब को लगता है कि मामला पक्का नहीं है, तो वे कह सकते हैं कि नहीं, मैं इसे बिना सबूत के नहीं मानूंगा, आप इसके लिए और गवाह या कागज लेकर आओ। जज साहब के पास दो विकल्प क्यों है भाई, अब ये भी देखते हैं भाई। जज साहब को किसी बात को मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाता भाई। ठीक है, वे परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों को देखते हैं। तो दो विकल्प इसलिए हैं कि जज साहब को मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि वह परिस्थितियों और क्या है जो उपलब्ध जो तथ्य हैं उनको देखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि बात तार्किक है, लॉजिक है, तो वो मान लेंगे। अगर उन्हें शक होता है तो वे सबूत मांग सकते हैं। अगर जज साहब को लगे कि हाँ ये तार्किक है, मान लिया जाओ, हो सकता है ऐसा हुआ, तो वो मान सकते हैं। ठीक है, और सामने वाला उसको खंडित भी कर सकता है, ये बात भी हमने देख ली। अगर उन्हें ये लगता है कि नहीं ये मानने वाली बात नहीं है, तो सबूत मांग लेंगे, उसका सबूत लेके आओ भाई। ठीक है, उदाहरण देखते हैं भैया। मान लीजिए किसी के पास चोरी का सामान मिलता है, भाई हमने पहले भी देख लिया था भाई। कानून कहता है कि कोर्ट यह उपधारणा कर सके कि वह व्यक्ति चोर है। तब कोर्ट, अब चोरी का सामान मिल गया तो कोर्ट क्या करेगा, उपधारणा कर सकता है। जज साहब मान भी सकते हैं कि चोर है और सबूत भी मांग सकते हैं। मान लेना भाई, अब जज साहब ने मान लिया कि ये चोर है। जज साहब देखें कि आरोपी का व्यवहार संदिग्ध है और सामान बिल्कुल अभी चोरी हुआ था, तो जज साहब मान लेंगे हाँ यही चोर है। यहाँ जज साहब ने उपधारणा कर ली है। ठीक है भाई, अब सबूत मांगने में दूसरा देखते, सबूत मांगते थे। अगर आरोपी कहे कि मुझे तो यह सामान रास्ते में मिला, तो जज साहब को शक हो सकता है। तब जज साहब कह सकते हैं कि मैं इसे नहीं मानता, पुलिस साबित करे कि इसी ने चोरी की है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। उपधारणा कर सकेगा का सार भाई, जैसा आपने लिखा, यह विवेकाधिकार जज साहब के विवेकाधिकार पे है। जज साहब के पास यह पावर है कि वे परिस्थितियों को देखते हुए अपना फैसला ले। जज साहब का तर्क यानी कि लॉजिक, अगर चोरी का सामान किसी के पास तुरंत मिल जाता है तो कानून यह अनुमति देता है कि जज साहब उसे चोर मान ले। ठीक है, मौका देना भी। लेकिन लोकतंत्र में किसी को बिना सुने सजा नहीं दी जा सकती। इसीलिए कानून जज साहब को यह भी कहता है कि जिस व्यक्ति पर आप उपधारणा यानी कि अनुमान लगा रहे हैं, उपधारणा का मतलब ही है अनुमान लगा रहे हैं, उसे अपना पक्ष रखने का मौका जरूर दें। ठीक है, क्यों इसे हमेशा खंडनीय माना जाता है? तो उपधारणा कर सकेगा यानी कि अनुमान लगा सकेंगे जज साहब, उसको खंडनीय माना जाता है। क्यों माना जाता है ये देखते हैं। इसे एक छोटी सी सफाई की प्रक्रिया की तरह देखते हैं। कोर्ट का अनुमान है सामान मिला, तो कोर्ट ने माना तुम चोर हो गई। ठीक है, मान लिया। आरोपी की सफाई, आरोपी सबूत देता है,
जज साहब, यह सामान मुझे बाजार में एक अनजान व्यक्ति ने रास्ते में बेचा था। मुझे नहीं पता था कि वह चोर है भाई। नतीजा क्या होगा? अगर जज साहब को यह सफाई सबूत सही लगती है तो कोर्ट का शुरुआती अनुमान उपधारणा वहीं खंडित हो गया भाई। ठीक है, उपधारणा करेगा यानी कि खंडनीय है। उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उपधारणा करेगा यानी कि खंडनीय। इसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 2023 की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ठ में किसके लिए बताया गया है? उपधारणा करेगा। उपधारणा कर सकेगा, उसमें तो जज साहब अनुमान लगा सकते हैं। उपधारणा करेगा यानी कि खंडनीय भाई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जब कानून कहता है कि कोर्ट किसी बात की उपधारणा करेगा तो जज साहब के पास कोई विकल्प नहीं होता। जज साहब को उस बात को साबित ही मानना पड़ता है भाई। ठीक है, जज साहब को क्या मानना पड़ेगा? उस बात को साबित ही मानना पड़ेगा कि उपधारणा करेगा भाई। यह खंडनीय है भाई। ठीक है, हालांकि इसे साबित माना गया है, लेकिन दूसरे पक्ष को यह मौका मिलता है कि वह सबूत पेश करे और उसे गलत साबित करे। अगर वह सफल हो गया तो वह उपधारणा खत्म हो जाएगी भाई। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। तो उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ज, और उपधारणा करेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ठ। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। सरल उदाहरण, कानून कहता है कि एक रजिस्टर्ड डाक, हमने डाक रजिस्टर्ड कर दी, दोबारा भेजा गया पत्र पाने वाले को मिल गया होगा भाई। रजिस्टर्ड किए तो मिल गया होगा, जज साहब इसे मानेंगे। ठीक है भाई, लेकिन पाने वाला व्यक्ति अगर सबूत दे दे कि उस दिन तो मैं शहर में था ही नहीं, यानी कि जिसको वो मिलना है उठा के, वो ये सबूत दे दे कि उस दिन तो मैं शहर में नहीं था, तो यह उपधारणा टूट जाएगी भाई। ठीक है, निश्चायक सबूत क्या है? अखंडनीय सबूत। तो उपधारणा कर सकेगा, ये खंडनीय है। उपधारणा करेगा, ये भी खंडनीय है। अब आते हैं निश्चायक सबूत जिनका खंडन नहीं होता, अखंडनीय होते हैं। इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ख में बताया गया। ख खरगोश होना। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ख में बताया गया। क्या बताया गया? इसका अर्थ, यह सबसे सख्त उपधारणा है। इसका मतलब है कि अगर एक बार कोई तथ्य निश्चायक सबूत के रूप में मान लिया गया तो अदालत किसी भी अन्य सबूत को सुनने की अनुमति नहीं देगी भाई। तो यह है कि अगर एक बार ये सबूत मान लिया निश्चायक के रूप में, तो अदालत अन्य किसी भी सबूत को सुनने की अनुमति नहीं देगी उस मामले में। यह अखंडनीय है। आप इसे किसी भी सबूत से गलत साबित नहीं कर सकते भाई। फिर कानून कहता है कि बात खत्म, अब आगे कोई बहस नहीं होगी, ये मान लिया तो ये मान लिया भाई। ठीक है, सरल उदाहरण, अगर कोई बच्चा विवाह के दौरान या विवाह के 280 दिन के भीतर पैदा होता है, या तो विवाह के दौरान या विवाह के 280 दिन के भीतर पैदा होता है, तो कानून उसे पति का ही बच्चा निश्चायक सबूत मानता है। अब पति यह नहीं कह सकता कि मैं डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूं, अदालत उस पर विचार ही नहीं करेगी। ठीक है, तो निश्चायक सबूत बन गया। तो निश्चायक सबूत का खंडन नहीं होता भाई, ध्यान रखना। उपधारणा कर सकेगा का मतलब है जज अपनी मर्जी से मानेगा या सबूत मांगेगा। उपधारणा करेगा, जज को मानना ही होगा, पर आप उसे गलत साबित कर सकते हैं, खंडन कर सकते हैं उसका। निश्चायक सबूत जज साहब को मानना ही होगा और आप उसे कभी गलत साबित नहीं कर सकते भाई। तो ये तीनों पॉइंट हमने देख लिए। और इनकी धाराओं की बात करें तो धारा 2 की उपधारा 1
का खंड च, और ये जो है ये धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ठ, और ये जो है निश्चायक, यह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ख। ठीक है, तो ये जो क्लास जो थी हमारी मुख्य मुख्य फैक्ट हमने आपके सामने रखे। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, और निश्चायक सबूत क्या होते हैं भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हम धीरे धीरे टॉपिक करते रहेंगे, और आज के लिए इतना ही। आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।